आज मैं आपको एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। टॉपिक है आपका लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। ये आपका थर्ड चैप्टर है और इसको हिंदी में कहते हैं दो चरों के रेखीय समीकरण। इस चैप्टर में आपके पास हमने दो वेरिएबल टू वेरिएबल्स लाइक एक्स और वाई इनको फाइंड आउट करना होता है। इनको फाइंड आउट करने से पहले हम आपको इसके टाइप बताएंगे कि आप इसकी फॉर्मेट क्या होती है, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये किस किस फॉर्म में रहता है। तो हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इसका टाइप लिया है। टाइप आपके पास है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। या तो ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में रहेगा और अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कोई भी फॉर्मेट में क्वेश्चन हो सकता है। जो कांस्टेंट टर्म्स है, कांस्टेंट टर्म्स का मतलब जिसमें वेरिएबल नहीं होते हैं उसे कांस्टेंट बोला जाता है। तो ये कांस्टेंट टर्म्स इक्वल टू के राइट साइड में हो सकते हैं और लेफ्ट साइड में भी हो सकते हैं। अब सबसे पहले जब हम ये फॉर्मेट जब हम क्वेश्चन लिखते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इसकी आवश्यकता क्यों है। इस इक्वेशन के थ्रू हम किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि अननोन्स होती हैं। जैसे हम कोई एलिमेंट लाते हैं, कोई सामान लाते हैं, उस सामान की टोटल वैल्यू हमें पता है, लेकिन अगर वो सामान सपोज वो दो सामान है, सपोज आपने कहीं पर बॉल लिया है, बैट लिया है, उसकी टोटल कॉस्ट है, अलग अलग जगह से आपने निकाली है, तो एक बैट एक बॉल की कॉस्ट निकालने के लिए या वर्किंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस तरह के क्वेश्चनों का इक्वेशंस का यूज किया जाता है। इनके लिए हमें टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दो वेरिएबल हैं तो दो वेरिएबल के लिए टू इक्वेशंस। जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशंस। टू वेरिएबल अननोन्स हैं, उनको निकालने के लिए दो इक्वेशन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी हमारे पास ये होती है कि अगर हम कोई इक्वेशन लेते हैं तो पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या इसमें से x और y की वैल्यू को निकालना पॉसिबल है या नहीं है। उसके लिए सबसे पहले हम क्योंकि वैल्यू हम तब निकाल पाएंगे जब उसका सॉल्यूशन आता है, तो सबसे पहले हम उसके लिए पॉसिबिलिटी देखते हैं कि क्या इनकी वैल्यू निकल सकती है या नहीं निकल सकती है। तो इसके लिए हमने टॉपिक लिखा है यहां पर टू चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल। दो चरों के मान प्राप्त करने की संभावना, जो वैल्यू x और y है उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसको मैंने तीन केसेस में डिस्कस किया है और साथ में उसका एक जनरल ग्राफ भी रिप्रेजेंट किया है। तो सबसे पहला केस है हमारे पास, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 कहां से मिलेगा आपको? a1 a2 b1 b2 आपको इस इक्वेशन से फाइंड आउट होगा। a1 जो होगा ये x का कोफिशिएंट होगा पहली इक्वेशन से, b1 जो होगा y का कोफिशिएंट होगा और a2 सेकंड इक्वेशन से मिलेगा, b2 आपको सेकंड इक्वेशन से फाइंड आउट होगा। तो आपको a1 b1 a2 b2 पहले इक्वेशन से फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपने a1 अपॉन a2 को निकालना है, b1 अपॉन b2 को निकालना है। और अगर ये इक्वल नहीं आए हैं तो इसका मतलब क्या है? अगर ये आया तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें क्या पता चला? देन फर्स्ट बोथ लाइंस इंटरसेक्ट, यानी कि इसका मतलब है कि दोनों लाइन एक दूसरे को काटती है, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। तो मैंने यहां पर इंटरसेक्ट दिखा रखा है, एक लाइन ए बी एक सी डी इंटरसेक्ट करती है। तो जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो उसकी पॉसिबिलिटी एक तो कट कंडीशन आ गई। आपसे पूछ सकता है कि कोई क्वेश्चन आपको दे दिया, आपसे पूछेगा कि इफ द लाइन इंटरसेक्ट और नॉट, क्या ये रेखाएं काटती हैं या नहीं। तो उसके लिए आप ये कंडीशन चेक, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है इसका मतलब वो इंटरसेक्ट करती है। उसके बाद यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब अद्वितीय है। यूनिक मतलब इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि वो जो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर करेंगी, एक पॉइंट पर करेंगी तो उसका यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा। इसका मतलब है आप इसके थ्रू इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने पर आप इसमें से x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा। तीसरी चीज है कंसिस्टेंट, हिंदी में इसको बोलते हैं संगत। कंसिस्टेंट तब आता है जब किसी भी चीज की एक कंडीशन, एक पॉसिबिलिटी होती है। तो इसकी सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, यानी कि इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा, x और y की सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी। तो यहां से आप इन तीनों में से कोई भी कंडीशन आपसे पूछी जा सकती है, इन तीनों के लिए आपको इस कंडीशन को शो करना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन वैलिड होती है तो ये तीनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड हो सकती हैं। अब उसके बाद हम अगले केस में आते हैं, केस सेकंड, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन 2। ये पॉसिबल है
कि जरूरी नहीं है कि इक्वल आए, हो सकता है ये दो वैल्यू इक्वल आ जाए। उसके बाद अगर ये इक्वल आती है तब आप इसमें C1/C2 भी निकालेंगे, वो भी आपको इस इक्वेशन से फाइंड आउट होगा। तो A1/A2 B1/B2 अगर इक्वल आता है देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ C1/C2, तब आप C1/C2 की वैल्यू निकालेंगे। उस कंडीशन में अगर ये इक्वल और ये इक्वल नहीं आता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब फिर इसमें तीन केसेस बन जाते हैं, तीन कंडीशंस आप दिखा सकते हैं। इसका मतलब होता है कि दोनों बोथ लाइन्स आर पैरेलल, दोनों रेखाएं समांतर हैं। पैरेलल का मतलब दोनों लाइन पैरेलल हैं, यानी कि उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल बनी रहेगी। अगर इक्वल बनी रहेगी तो वो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, दैट इज नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन होगा तो इसका मतलब उसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट। तो कंडीशन आ गई इनकंसिस्टेंट। तो इन तीनों कंडीशंस के लिए ये कंडीशंस आपको, ये केस आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये मैंने फिगर बना के इसको रिप्रेजेंट किया है। थर्ड केस आता है इफ A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इट मे बी पॉसिबल, ये भी संभव है कि तीनों वैल्यू इक्वल आ जाए। अगर तीनों वैल्यू इक्वल आए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बोथ लाइन आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब रेखाएं संपाती हैं। कोइंसिडेंट का मतलब होता है जैसे आप एक कॉपी के पन्ने के ऊपर दूसरे कॉपी का पेज ओवरलैप हो जाता है, तो उसी तरह के इस कोइंसिडेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप कर लेती है, दैट कंडीशंस आर कॉल्ड कोइंसिडेंट। तो उसको कहते हैं संपाती रेखाएं, यानी कि कोइंसिडेंट। और जब कोइंसिडेंट लाइन होगी, इसका मतलब है कि एक लाइन जब दूसरी लाइन के ऊपर है तो उसके मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, क्योंकि हर पॉइंट पर वो मिलेगा उसको, तो उसके लिए इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन आ जाती है। इसका मतलब होता है अपरिमित रूप से अनेक हल। और जब मैनी सॉल्यूशन है, मैंने आपसे कहा जब भी सॉल्यूशन मिलेगा उसे कहा जाएगा कंसिस्टेंट। तो यहां पर दो कंडीशन कंसिस्टेंट की है, जब उसका यूनिक सॉल्यूशन हो और जब उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। लेकिन नो सॉल्यूशन की कंडीशन के लिए इनकंसिस्टेंट है। तीनों केसों में सिर्फ पहले वाले केस पर, ये जो पहला केस आपको मैंने बताया, क्योंकि जब किसी चीज का मैनी सॉल्यूशन होगा तब भी आप उसे फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, जब किसी का नो सॉल्यूशन होगा तब भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ एक कंडीशन बनती है, जब ये कंडीशन आएगी यूनिक सॉल्यूशन, इन दैट केस यू विल बी सॉल्व द इक्वेशन एंड विल गेट द आंसर ऑफ x एंड y। तो केवल उस अवस्था में हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ये चेक कर सकते हैं कि इसका वैल्यू निकलेगी या नहीं निकलेगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपको पता चलता है कि इसका आंसर ही नहीं आ रहा। तो उससे पहले समय बचाने के लिए आप इन कंडीशंस को पहले चेक कीजिए, उसके बाद आप उस फॉर्मेट को अप्लाई कीजिए जिससे कि इनके आंसर निकलते हैं। इनको कैसे सॉल्व किया जाता है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूंगा। उसके 4 सॉल्यूशन होते हैं, 4 तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले जो कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है वो मैंने आपको डिस्कस की है। अब एवं इसका एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको इसमें दिखा रहा हूं। मैंने 2 इक्वेशन ले रखी है, x + y = 5, 2x - 3y = 4। अब इस इक्वेशन से, जैसे मैंने आपसे कहा कि पहली इक्वेशन से हमें a1 b1 c1 मिलेगा, तो मैंने इक्वेशन से निकाला a1 वो x का कोफिशिएंट होता है। आपको पता है जब x के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई नहीं होती है तो उसका मतलब होता है उसके साथ 1 है। b1 आपके पास 1 आ गया, c1 आपके पास 5 हो गया। इक्वेशन सेकंड से x का कोफिशिएंट 2 है तो a2 2 हो गया, b2 आपके पास -3 और c2 4। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि हमें पहले रेशियो निकालना पड़ता है, तो पहले हम a1/a2 निकालते हैं, दैट इज 1/2, b1/b2 1/-3। और तो अब हम देख रहे हैं हम c1/c2 तब निकालेंगे जब वो वैल्यू इक्वल आएगी। अब यहां पर वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, तो ये कंडीशन पहली वाली सेटिस्फाइड हो रही है, यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो जो भी आपसे कंडीशन बनती है वो आप लिखिए। यूनिक सॉल्यूशन हो गया, ये आपकी इंटरसेक्ट करती है, और ये कंसिस्टेंट है, जो 3 कंडीशंस मैंने आपको बताई थी। और इस केस में फिर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके लिए कितने 4 मेथड्स यूज होते हैं, उनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। इनको ध्यान से समझिएगा, अच्छी तरह से देखिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा। धन्यवाद।